किया 5 साल तक बोना कुछ नहीं किया 5 साल तक। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ये बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। मजेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। भाई देखो, ये बंदा नहीं होता ना तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं आता। जिस बंदे का आप फोटो देख रहे हो, इसको आप लोग पहचानते होंगे, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं इस बंदे को आप जानते होंगे। इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये कौन है सर जी? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। इस बंदे के वजह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। गलती से ही सही, लेकिन पूरे यूरोप में इसने राष्ट्रवाद की भावना का जागरण किया। अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि इसने ये कभी नहीं चाहता था, जबकि ये एक राजा था और राजा कभी नहीं चाहेगा कि लोगों में एक लोकतांत्रिक भावना का क्या हो, उदय हो, एक लोकतांत्रिक भावना का उदय हो और लोग एकजुट हो जाए। ये गलती से लोगों में राष्ट्रवादी भावना का उदय कर दिया इस नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी जाननी है तो आपको चैप्टर के साथ चलना पड़ेगा और एक एक करके समझना पड़ेगा कि कैसे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद आया। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद का मतलब समझेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। तो बिहार बोर्ड के बुक में ऑलरेडी इसका जो है, जहां जहां हम क्या करेंगे, जहां जहां हम आपको अंडरलाइन करेंगे, जहां जहां बॉक्स बनाएंगे, आपको वहां पे नोट कर लेना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो बाबू यहां पे समझिए कि एकता की भावना, सबसे पहले एकता की भावना का वाहक बनता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद दो चीजों से बना है, 2 शब्दों से बना है। राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। तो देश और वाद का मतलब होता है विचार। तो देश के बारे में विचार रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। वाद मतलब जैसे इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। तो नेशन के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। अब भाई क्या होता है राष्ट्रवाद? हम आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखो, मैं आप लोग को ओपन चैलेंज देता हूं। ओपन चैलेंज क्या है कि जितना भी बच्चा यहाँ पे बैठा है या मेरा वीडियोस को देख रहा है, आपको बस एक काम करना है बेटा, कुछ करना नहीं है। इंडिया के फ्लैग को लेना है और उसको फाड़ करके वीडियो बनाओ और फाड़ करके मेरे पास भेजो, ठीक है? हम मुंह मांगा कीमत आपको देने वाले हैं। जितना आप बोलोगे हम उतना आपको देंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप क्या करो कि इंडिया फ्लैग लो और इंडिया फ्लैग को फाड़ दो। क्या आप ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपका जो अंदर का जो जमीर है वो आपको ये इजाजत नहीं देगा कि आप क्या करो, एक इंडियन फ्लैग को फाड़ दो। क्यों नहीं इजाजत देगा? क्योंकि आपने बचपन से जिस झंडे की हिफाजत करी है, क्या वो झंडा आप फाड़ दोगे? नहीं। आप बोलोगे सर आप ये गलत बोल रहे हो। भाई आप हमको ही 2 गाली दे दोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये हमारे देश का सम्मान है। तो कहीं ना कहीं बेटा आपके अंदर भी राष्ट्रवादी भावना है। आप देश पे कोई आंच नहीं आने दे सकते हो। तो आप सभी जितने भी बच्चा, सबके अंदर राष्ट्रवादी भावना है। जो भी अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत भी सोच रहा है उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिनको हम राष्ट्रवादी नेता कह सकते हैं, जैसे गांधी जी राष्ट्रवादी हैं, भगत सिंह राष्ट्रवादी हैं, और भी बहुत सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर का नाम ले लो, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो सभी राष्ट्रवादी थे। तो अब हम आपको देखो भारत बोल रहे हैं, तो भारत क्या है बेटा? भारत एक देश है। जबकि यहां पे क्या है, अगला दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो एक देश और यहां पे महादेश। यूरोप क्या है? महादेश है। कई सारे देशों को मिलाकर के क्या बनता है? महादेश। तो बाबू समझो, एक देश में आप 8वां क्लास से पढ़ रहे हो कि राष्ट्रवाद आने में कितना संघर्ष करना पड़ा। 200 साल
200 साल लग गया भारत को आजाद होते होते, अब भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास होते होते। तो सोचो कि यूरोप जैसा महादेश में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर यहीं से आपको समझना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हाथ गोड़ सरिया लीजिए जजमान, मंत्र बोलिएगा जजमान, ठीक है। तो हाथ गोड़ सरिया लिए, तो बढ़िया से बैठ जाइए बाबू, और बढ़िया से बैठ करके इसको आप देखिए, एकदम कथा नियम सुनना है, और उसके बाद जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसको नोट्स करते जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महादेश के बारे में समझेंगे, जिसमें कई सारे देशों का, बहुत सारे देश मिलकर क्या बना देता है, महादेश। तो यूरोप भी एक तरह से क्या है, महादेश है। तो कैसे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का क्या होगा, विकास होगा, वो हम लोग समझेंगे। चलो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का उदय। चेतना मतलब चिंतन करना, सोचना, राष्ट्रीय चेतना का उदय। आ रहा बात समझ में? चलिए वेरी गुड। चलिए हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। यह राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है, भावना का मतलब होता है बेटा सोच। यह एक ऐसा सोच है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब राष्ट्रवाद क्या है, एकता का प्रतीक है। तो आप कह सकते हैं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में एकता का वाहक बनने का जो काम होता है, जो सोच होता है, जो लोगों के बीच पनपता है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। अपने देश के बारे में सोचना। और ये आधुनिक विश्व की, मतलब मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक विश्व की यह इतिहास है। तो कैसे आधुनिक विश्व का कहने का मतलब क्या है कि पहले बेटा राजतंत्र हुआ करता था, सभी जगह राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन राजा को गद्दी से हटा करके नए नए सिस्टम आए, नए नए शासन प्रणाली आए। शासन प्रणाली को हम आपको समझाते हैं अच्छे से कि शासन प्रणाली होता क्या है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, शासन प्रणाली को थोड़ा समझते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं समझने के लिए। अब यहां से समझते हैं शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से पढ़ो, देखो शासन प्रणाली, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं शासन प्रणाली का मतलब। शासन प्रणाली, देखो शासन प्रणाली क्या होता है। सबसे पहले जो शासन प्रणाली पनपा वो था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब जहां राजा शासन करता था। तो पूरा जब दुनिया जब बन रहा था, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हो रहा था, तो सब जगह जितने भी विश्व है, विश्व के हर एक कोने में क्या होता था कि एक राजा हो जाता था और उसके प्रजा बढ़ जाते थे, कुछ मंत्रियां आ जाते थे और वो एक सिस्टम डेवलप करते थे। आपने बाहुबली फिल्म देखो, बाहुबली फिल्म में बहुत माहेशमती साम्राज्य जो था वो एक राजा के अंडर में था। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप का कोना हो, चाहे भारत का कोना हो, भारत में बहुत सारे राजा महाराजा जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होता था, जो पावरफुल होता था, जिसके पास बहुत ज्यादा संसाधन होता था, वो क्या करता था, सभी लोगों को अपने अंडर में रह करके काम करवाता था। वो क्या होता था, राजा। और बाद में ये वंशानुगत कर दिया गया, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, और ऐसे एक सिस्टम क्या होते गया, फॉलो होते गया। लेकिन जैसे जैसे लोगों में क्या आया, बुद्धि आया, जागृति आई, उनकी सोच डेवलप्ड हुई। बोले कि भाई राजा का बेटा अगर कैपेबल नहीं है, कैपेबल का मतलब क्या होता है बाबू, कि राजा का बेटा अगर पागल है तो पगलों को राजा बनावल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ऐसा उससे ज्यादा बुद्धिमान उसके राज्य में जो है वो ऐसे भटक रहा है, लेकिन राजा का बेटा पागल है तो पगलों को राजा बना दिया जा रहा है। तो लोगों में ये समझ में आया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शासन नहीं कर रहा है, लेकिन राजा का बेटा शासन कर रहा है। तो लोग में लड़ाई, वो जो लोग है वो सोचे राजा का विरोध करे, और वो विरोध के बाद फिर एक सिस्टम आया, लोगों का शासन, लोकतंत्र। उस राजतंत्र को उखाड़ के फेंक देंगे और फिर आएगा लोकतंत्र। फिर कुछ ऐसे सिस्टम प्रणाली आएंगे, जैसे आप हिटलर का नाम सुने हैं, तो हिटलर क्या था, तानाशाह था। हिटलर अपने बारे में ज्यादा सोचता था, अपने उसके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था वो उसको उठवा लेता था घर से। तो तानाशाह भी एक सिस्टम है, शासन तानाशाह भी। उसके बाद फिर आप नेपाल वगैरह में देखोगे तो पाकिस्तान में सैनिक सिस्टम है। तो सैनिक तो क्या होते हैं भाई, राजतंत्र एक शासन प्रणाली का हिस्सा है, लोकतंत्र है, तानाशाह है, सैनिक है, या फिर कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां एक ही दल के लोग क्या करते हैं, शासन प्रणाली को क्या करते हैं, चलाते हैं, तो उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। तो कई एक सारे शासन प्रणाली जो है वो क्या देश विदेश में अभी भी
कहीं राजतंत्र है, अभी भी ब्रिटेन में चले जाओ, ब्रिटेन में अभी भी रानी का शासन होता है, आपको पता है ब्रिटेन में अभी तक राजतंत्र है। फिर भारत के अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र है, पाकिस्तान में सैनिक किंग, फिर नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन है, ठीक है, तानाशाह है किंग जोंग उन में। तो कई सारे आपको अभी भी सिस्टम ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो चल रहे हैं। तो देखो क्या हुआ था, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की, कैसे लोग एकजुट हो गए, उस कहानी को हम समझेंगे। इसका एक फ्लो हम लोग समझ लेते हैं, जब हम फ्लो समझ लेंगे तो कहानी आराम से समझ में आएगा। क्या है फ्लो भाई? देखो होता क्या है ना कि जब तक आदमी जब तक क्या होता है कि आदमी के पास कोई दिक्कत नहीं होता है, तब तक लोग आराम से चल रहे होते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। देखो कभी भी अगर लोकतंत्र जैसा सोच आया, लोकतंत्र जैसा, डेमोक्रेसी जैसा जो सोच पनप के आया, वो आता है फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो दुनिया को बदल के रख दिया। जो जनता, जो लोग राजा को भगवान बना के रखे हुए हैं, ठीक है, राजा बोलता है, राजा जो बोलेगा वही होगा, है ना, पूरा राजा अपना अकड़ में है कि राजा जो बोलेगा वही होगा। राजा इज अ किंग, भगवान, राजा क्या है भैया? भगवान है। अब बताओ कैसे जनता राजा को मार दे, राजा की बात एकदम सर्वोपरि सर आंखों पे, लेकिन ऐसा क्या होगा कि जनता ही राजा को क्या करेगा? मार के मुआ देगा। ऐसा क्या कंडीशन होगा कि जनता ही राजा को मार के मुआ देगा? ये तो आपको कहानी के बाद ही पता चलेगा। फ्रांस की क्रांति कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। फ्रांस में क्या हुआ था उस समय में, देखो अब ज्यादा कीजिएगा, ज्यादा का क्या होता है? अति का अंत हो जाता है। तो फ्रांस का राजा भी अति का अंत कर दिया था, जिसके वजह से पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। होता क्या है सर जी, फ्रांस की क्रांति, लुई 16 नाम का एक राजा होता है, जिसको आप लोग लुई 16वां कहेंगे, थोड़ा सा समझते जाइए। लुई 16वां नाम का एक राजा होता है जो फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। 21 सालों की उम्र में ये फ्रांस की गद्दी को संभालता है, और भाई इसको हो जाता है प्यार एक रानी से, ठीक है। और इस प्यार में वो पागल है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस प्यार में इसकी जो शादी होती है मैरी एंटोनियट से शादी होती है। तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। मैरी एंटोनियट कहाँ की राजकुमारी होती है? ऑस्ट्रिया की। मतलब इस लुई 16वां का जो ससुराल हो गया, कहाँ हो गया? ऑस्ट्रिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप फ्रांस का नाम ले रहे हो, ऑस्ट्रिया का नाम ले रहे हो। भाई देखो एक बात बताते हैं, जब आप आर्ट्स पढ़ रहे हो ना, तो आर्ट्स में सबसे पहले आपको क्या लेके चलना चाहिए? मैप। तो मैं पहले मैप से आपको समझाता हूँ। देखो मैप होगा इसमें कहीं, पुराना वाला मैप इसमें दिया हुआ होगा। देखो ये है, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, थोड़ा सा फटा दिख रहा है, लेकिन अंग्रेजी में मैप दिख रहा है। देखो ये है फ्रांस, कहानी यहाँ से शुरू होगा। ये फ्रांस है, ये आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर इतना बड़ा है, ये आपका जर्मनी वाला किंगडम है जो पर्शिया के अंडर में होता है, किंगडम ऑफ पर्शिया लिखा हुआ है। इटली देखो कितने पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, इटली को कई पार्ट में बटा हुआ है। तो ये आपको जो आप देख रहे हो, ये कब का? 1871 के पहले का मैप है। आप मॉडर्न वाला मैप देख लेना गूगल पे जाकर के, आखिर है कैसा। तो मैप से पढ़िए। होता क्या है कि फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का जो राजा था लुई 16 जो है वो शादी कर लेता ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से। किससे? मैरी एंटोनेट नाम है, मैरी एंटोनेट। और ये है एकदम एडवांस, पूरा एकदम खर्चीली, इसको खाने में केक और ब्रेड के अलावा कुछ चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए स्पेशल केक बन के आता था। लुई 16वां जो है वो दिन रात अपनी रानी पे ध्यान देता है, और एकरे खर्चा उठाते उठाते फ्रांस का सारा पैसा एकरे पे उड़ा देता है, मैरी एंटोनियट पे, ठीक है। तो फ्रांस का जो राजकोष था, गद्दी था, वो खाली हो गया भाई। अब ये एक और खरखाई क्या करता है कि फ्रांस का जो दुश्मन है वो ब्रिटेन है। फ्रांस का दुश्मन इसको कह सकते हैं भाई कि फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन उस समय में क्या कर रहा था कि अपना उपनिवेश क्या कर रहा था? स्थापित कर रहा था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उप मतलब दूसरा, और निवेश मतलब निवास करना। दूसरे के स्थान पे निवास करना उपनिवेश कहलाता है। लुई 16वां का जो दुश्मन था वो था ब्रिटेन, और ब्रिटेन नया नया उपनिवेशवाद स्थापित कर रहा था। तो फ्रांस को भी था कि भाई ये भी अपना नया नया उपनिवेशवाद स्थापित करे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि ब्रिटेन जो था अमेरिका के 13 कॉलोनीज पे,
अमेरिका के कितना उपनिवेश बाद पे 13 उपनिवेश इसके कब्जे में था। अब फ्रांस को पता ना का चुल मचा कि ये कर्जा लेकर के इसको पैसा दे दिया कि ले भैया तुम पहले छूट जाओ। बताइए, खाए के खाना रे पादे के आंधी। लुई 16 कर्जा लेकर के क्या किया, वो इसको दे दिया पैसा अमेरिका को। अमेरिका आजाद तो हो गया लेकिन बदले में उसको क्या दिया, ठेंगा। फ्रांस में क्या हुआ कि इतना कर्जा लेकर के जो राजा था वो दे तो दिया था लेकिन कर्जा का ब्याज भी भरना पड़ता है बाबू। अब ब्याज भरने के लिए क्या किया, लुई 16वां क्या किया, ये टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स का भरपाई कौन करता है, जनता भरपाई करता है। अगर मोदी सरकार बाहर से तेल मंगवा रही है तो महंगाई यहाँ बढ़ेगा और तेल का दाम बढ़ेगा बाबू, तो सब चीज का दाम बढ़ जाएगा, तो टैक्सेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहानी यही हुआ था बेटा। तो टैक्स का जो भरपाई, जो सारा बर्डन है वो किस पे चला गया, आम जनता पे। आम जनता बदहाल इस स्थिति में पहले से था। ठंड इतना बढ़ गया था, ठंड और ओलावृष्टि इतना हो गया था कि फसल बर्बाद हो गया था। अब क्या था कि यहाँ पे जो था फ्रांस का जनता दो तरह का टैक्स देता था। फ्रांस का जनता कितने तरह का टैक्स देता था, दो तरह का। एक एग्जाम में आता है कि एक टाइड नाम का टैक्स देता था, एक तीथे नाम का टैक्स देता था। तीथे, टाइड और तीथे। टाइड जो था वो डायरेक्ट जो है वो जो पादरी होते थे, पादरी लेते थे वो टैक्सेशन को, और तीथे जो थे वो लेते थे कौन, राजा टैक्स को लेता था। तो जनता जो थी वो बदहाल स्थिति में टैक्स भरते भरते थी। तो कई सारे कंडीशन आप 9th क्लास में देखोगे कि जनता से हुआ नहीं और जनता बोला कि अब हमसे नहीं सहन हो रहा है। वो राजा को गद्दी पे छोड़ने पे मजबूर किया गया। जब राजा टैक्स बढ़ाया तो राजा को गद्दी छोड़ने पे मजबूर किया गया और राजा के खिलाफ एक विद्रोह छिड़ गया, जंग छिड़ गया। और आप क्लास 9 में पढ़ते आए कि किस तरह से जंग जो है छिड़ करके राजा को गद्दी से भगा दिया गया। उसको फिर बाद में गिलोटाइन किया गया। गिलोटाइन का मतलब होता है ऐसे गणासी से काट देना, है ना। उसको क्या किया, मुंडी रख करके ऐसे काट दिया, उसको गिलोटाइन कहते हैं। तो गिलोटाइन वाला वीडियो जो है हम आपको बाद में दिखा देंगे। गिलोटाइन कर दिया और वहां से लोग खुद शासन प्रणाली को हाथ में ले लिया और खुद सिस्टम चलाने लगा। जब वो सिस्टम चला रहा था, लंबा कहानी है, थोड़ा समझ लो। जब वो सिस्टम चला रहा था, ठीक है, तो अब कोई भी चीज मान लेते हैं कि आप पानी से चले वाला कोई भी कार बना रहे हैं, तब पहले सोचना पड़ता है। पानी से चलने वाला कार बनाएंगे तो पहले सोचिएगा फिर कार बनाइएगा, ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस होगा। तो अचानक से जनता जब सोचेगा, अब सोचो कि हमको लोकतंत्र स्थापित करना है, तो भारत का लोकतंत्र और उस समय जो बना रहा था लोकतंत्र, क्या एक के जैसा लोकतंत्र होगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं बाबू। स्टार्टिंग का बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो लोगों को धीरे 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 समझ में आया होगा कि हाँ ये चीज करना बेटर रहेगा, ये चीज करना बेटर रहेगा। बहुत सारा चीज लोग समझा होगा और आज एक रिफाइंड जो है लोकतंत्र, और आगे इसमें बहुत सारे चेंजमेंट होते रहेगा। तो लोकतंत्र जैसे भारत का लोकतंत्र है, हो सकता है कि नेपाल के लोकतंत्र से अलग हो। भारत का लोकतंत्र और नेपाल का लोकतंत्र अलग है। नेपाल में अभी तो सत्ता पलट हो गया है, ठीक है, नेपाल में हमेशा सत्ता पलट होते रहता है। भारत का लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का जो कंडीशन था, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र बहुत कमजोर था। नेपोलियन को मौका मिला और नेपोलियन गद्दी पे बैठ गया। वो पूरे सिस्टम को अपने अंडर में लेकर के और नेपोलियन गद्दी पे बैठ गया। और यहीं से शुरू होता है क्लास 10th। अब इतना लंबा कहानी आप पढ़ के आओगे और तब आपको समझ में आएगा कि ये जो कहानी है क्लास 10th का एक शुरुआत रहेगा कि नेपोलियन फ्रांस के गद्दी पे बैठा कैसे। तो वो मौका का फायदा, नेपोलियन कोई जन्मजात राजा नहीं था, वो राजा बना, वो सेना था और सैनिक के रूप में अच्छा कार्य कर रहा था। और तब उसको मौका मिला, जब जनता से हैंडल नहीं हुआ फ्रांस का गद्दी, तो वो जाकर के गद्दी पे बैठ गया। और अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। और यहां से एक फ्लैशबैक का तरीका था और वहां से हम नेपोलियन के बारे में जानकारी लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फ्रांस में टैक्स बढ़ाने से जनता खिसिया गया। खिसियाने के बाद वो क्या किया, राजा को गिलोटाइन कर दिया। गिलोटाइन मतलब से गणासी से काट दिया और वो खुद लोकतंत्र का सिस्टम बनाने लग गया। और लोकतंत्र जनता से चला नहीं, उसका फायदा उठा करके नेपोलियन क्या किया, गद्दी पे बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद वहां पे राजतंत्र व्यवस्था स्थापित कर दिया फिर से।
अब कब गद्दी पे बैठा था, क्या किया था, यहां से चैप्टर शुरू होता है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। अब समझते हैं ध्यान से कि देखो क्या हुआ था। फ्रांस की गद्दी पे 1700, फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, एक एक करके हम आपको याद करवा देंगे। देखो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, एग्जाम में आता 7, 8, 9 याद कर लीजिएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यहां से 7, 8, 9 और उसके आगे 1 लगा दीजिएगा। 1789 फ्रांस की क्रांति हुई जहां पे राजा को गद्दी से हटाया गया, मारा नहीं गया। 1791 में या फिर 92 में यहां पे राजवा को गिलोटाइन किया गया, यानी ऐसे काटा गया। लुईस 16वां को एकदम जनता के सामने बुलाया और सब जनता मिल करके, जैसे एक चौराहा था, चौराहा पे बुला करके एकदम ऐसे खस्सी जैसे नहीं कटता है, उसी खस्सी ने काट दिया राजा को। यहां पर से फिर जो जनता है वो अपने सिस्टम को हाथ में लिया और 1997 तक, 1797 तक वो क्या किया, 1797 तक जनता के हाथ में पावर रहा। और यहीं पे किसको मौका मिला, किसको, नेपोलियन को। और 1799 में जो नेपोलियन है वो क्या किया, गद्दी पे बैठा, राजा बन गया। 1799 में जो यही है जो 1799 में वो गद्दी पे बैठा और 5 साल वो बड़ा चालाकी से फ्रांस के सिस्टम को देखते रहा। 5 साल तक वो चुपचाप कुछ नहीं किया, जैसे जैसे जनता बोलते गया हाँ हुकुर करते गया। और उसके बाद वो 5 साल के बाद वो अपना एक रूप, असली रूप लाता है और एक कोड निकालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1804 का कोड, जिसको अब नेपोलियन कोड के नाम से बड़ा फेमस आता है, एग्जाम में बहुत बार आया है। नेपोलियनिक कोड क्या है, 1804 का कोड क्या है, इसको इतना बढ़िया से बता देंगे ना बाबू कि एकदम याद हो जाएगा 1804 का कोड क्या है। ये 5 साल तक कुछ नहीं किया है, ये बौना जो है कुछ नहीं किया 5 साल तक बौना कुछ नहीं किया 5 साल तक। ये एक बड़ा बढ़िया एकदम दिमाग लगाया है। 1804 का कोड क्या था हम आपको समझाएंगे। देखिए, और कैसे ये जो है ये बौना एक इतना दिमाग था, जर्मनी को एक कर दिया, इटली को एक कर दिया और फिर जर्मनी और इटली को एक करके पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद का वाहक बना दिया। कैसे, इसके कारण हो गया, गलती से, मिस्टेक इससे हो गया था। देखो जितना हम कहानी समझाएंगे ध्यान से समझना। जब ये गद्दी पे बैठा तो ये चाहा, देखो ये पावरफुल तो था बहुत पहले से, ये चाहा कि पूरा यूरोप इसके कब्जे में आ जाए। इसलिए सबसे पहले देखो, अगर मोदी सरकार, छोड़ो मोदी सरकार को छोड़ दो, बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। पलटू चाचा गद्दी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन गद्दी छोड़ देंगे इनका सारा का सारा जितना भी काला जो सच्चाई है, जो बढ़िया बढ़िया कांड करके बैठल है, वो जनता के सामने आ जाएगा। तो इसको गद्दी नहीं, पावर नहीं छोड़ रहा है। तो सबसे पहले बिहार को क्या कर रहे हैं, बिहार को एक साइड से विकास भी कर रहे हैं, जितना जनता को चाहिए उतना दे भी रहे हैं। तो अब ये सब नेपोलियन से सीख ले हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे नीतीश चाचा हो, ये सब नेपोलियन सीखना है। नेपोलियन क्या देखा कि अगर इसको पूरी दुनिया पे राज करना है तो फ्रांस को सबसे अच्छा बनाना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना बाबू, कि ये सोचा कि अगर फ्रांस पे हमको पूरी दुनिया पे राज करना है तो हमको फ्रांस को छोड़ करके पूरी दुनिया पे दे जाना होगा। और उसके बाद ये क्या किया, इसका गला नहीं काट रहे हैं, ध्यान से समझना। ये सबसे पहले क्या करता है, फ्रांस के सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। फ्रांस की जो शासन प्रणाली को अपने हाथ में एक कोड लाता है, 1804 का कोड, जिसको आप नेपोलियनिक कोड कहते हैं। उसके अंतर्गत ये क्या करता है, सब जगह रोड बनवाता है। क्या बनवाता है, रोड। तो सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन के काम को करता है, ट्रांसपोर्टेशन का परिवहन कार्य करने के लिए रोड का निर्माण करता है और परिवहन कार्य को अच्छा करता है। दूसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार माध्यम को बहुत बढ़िया करता है। हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, कौन, हम बोल रहे हैं, संचार सिस्टम। हाँ हेलो 2 पेटी भेजवा दो, अभी भेजवाते हैं। एकदम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तगड़ा कर दिया, संचार वाले माध्यम को तगड़ा कर दिया। अब
तीसरा ध्यान से सुनिएगा, जितना जमीन था तो जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और उस जमीन को सरकारी काम में लगाया गया। बात समझ में आ रहा है। तीसरा, बंधुआ मजदूरी वहां बहुत ज्यादा होता था, तो बंधुआ मजदूरी को ये क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला कि हमारे राज्य में कोई भी आदमी बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी पुराना वाला जो कर्जा था सबके ऊपर सरकार से जो कर्जा माफ करवा दिया। बताओ, इतना आज के डेट में मोदी जी कर दें तो मोदी जी कभी नहीं हारेंगे। अगर नेपोलियन जैसा वो काम आज के डेट में कर देंगे वो कभी नहीं हारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कर्जा सबका माफ करवा दिया। बताइए, इतना बड़ा ये राजा, बहुत बढ़िया। ये राजा तो निरंकुश हाई, देखो नेपोलियन निरंकुश था, लुईस 16वां जैसा निरंकुश था। निरंकुश का मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या नेपोलियन निरंकुश था? एकदम निरंकुश था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? नी प्लस अंकुश। नी प्लस अंकुश का मतलब जिसपे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं लगाया जाता, वो होता है निरंकुश। नेपोलियन एकदम निरंकुश था, इसको कोई कुछ बोलता था तो सीधा घरे से उठवा लेता था। तो ये एकदम से निरंकुश शासक था। लुईस 16वां जैसा था, ये भी उसी तरह से था। समझ में आ रहा है? तो ये 1804 वाला कोड में ये इतना सिस्टम लागू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जनता इसको भगवान समझने लगा, फ्रांस का ही भगवान बन गया। बोला भैया नेपोलियन बाबा की जय, है ना, नेपोलियन बाबा की, इसका जय जयकार होने लगा। जय जयकारा, जय जयकारा, इसका जय जयकारा होने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि फ्रांस की जनता की मजे मजे, अब ये हर एक घर से, इसका 2-3 काम बड़ा खराब था। क्या था कि सबसे पहला, इसके खिलाफ कोई भी लिखता था प्रेस में या कुछ समाचार पत्र में, उसको घरे से उठवा लेता था, रातों रात वो गायब हो जाता था। यानी बाइक क्या के बैन कर दिया था कि इसके खिलाफ कोई नहीं लिख सकता था। प्रेस पे रोक लगा दिया था। देखो बाबू, लोकतंत्र में प्रेस पे रोक लगाना एकदम मनाही है, ये तो प्रेस पे रोक लगा दिया। दूसरा क्या करता था, हर एक घर से एक लड़का उठाता था ताकि इसको हम सेना बनाएंगे, और एक लंबा फौज खड़ा किया। और एक बात बताते हैं, चंगेज खां के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोई लड़ाई लड़ा था तो यही नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, चंगेज खां के बाद कोई दूसरा बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा था तो ये नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको आप लोग बैटल ऑफ वाटरलू, है ना, वाटरलू की लड़ाई यही लड़ा था। देखो, चंगेज खां एक दिन में 17 लाख मर्डर करवाया था। सोच लो, उस समय में 50 लाख से ज्यादा मर्डर करवाने वाला पहला बैटल ऑफ वाटरलू में ये लड़ा था, जिसमें ही हार गया था। हारने का वजह था कि बेचारा अकेले पड़ गया था, इसको 3-4 को मिलकर मार रहा था। एक तो रसिया मार रहा था, दूसरा ब्रिटेन मार रहा था, और रसिया मार रहा था, ऑस्ट्रिया मार रहा था। 3-4 को मिलकर इसको धोले था, है ना, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसा और ये ब्रिटेन, 4 को मिलकर इसको धोया अकेले, लेकिन लड़ा, बहुत भयानक लड़ा। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसमें सबसे ज्यादा जान माल का क्षति हुआ था, तो इसी के युद्ध में, बैटल ऑफ वाटरलू में। और क्यों लड़ा गया था हम आपको बताएंगे कहानी। देखिए, हम सिर्फ कहानी फ्लो के लिए बता रहे हैं ताकि आपको सुनने में मजा आए, और एकदम हिस्ट्री को हिस्ट्री जैसा लाइन बाय लाइन बिल्कुल भी मत पढ़िए। हम तो सिर्फ इनका फोटो लेकर के आपको समझाते जा रहे हैं, ताकि आप कभी भी हम इसमें से लाइन आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाए कि अच्छा सर ये तो हमको बता ही चुके हैं, सर ये हमको समझा चुके हैं। अब बाबू, अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वो लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक करोगे चलो भगवान तुम्हारा एग्जाम में पास कर देंगे। ठीक है, आगे देखो बाबा, तो बैटल ऑफ वाटरलू बाद में बताने वाले हैं। काम क्या किया, प्रेस पे बंदी लगा दिया। एग्जाम में आता है कि नेपोलियन के कुछ खराब काम कौन कौन से थे, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाया। दूसरा, वो हर एक घर से क्या किया, सैनिक में भर्ती लिया, और इसी तरह के कुछ व्यवस्थाएं लागू की, जो कि आप शायद किताब में पढ़ोगे, कुछ ऐसा था। अब भाई, जब देखा कि फ्रांस दिन दूना रात चौगुना हो रहा है, तो आसपास वाला जो देश था, हम आपको बताए थे ना इसके आसपास कौन सा देश था, इधर फ्रांस था, इधर जर्मनी था, इधर इटली था। मैं आपको पहले बता देता हूं, जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, इटली पहले इटली नहीं था। क्यों सर जी? भारत पहले भारत नहीं था, भारत के कई एक टुकड़े थे। अच्छा, एक छोटा सा जीके आपसे पूछते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक, सबको पता है। एक बात बताओ, जब भारत आजाद हो गया, भारत की आजादी के पहले तो बहुत सारे राजा महाराजा थे,
सबको पता है कि भारत में राजा महाराजा मुगलों का शासन काल रहा है, दिल्ली सल्तनत का शासन काल रहा है, तो भारत में फिर राजपूतों का वंश रहा है, तो भारत में तो राजा महाराजा जो थे ही। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बात बताओ, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद आपको क्या लगता है कि भारत में कितने राजा महाराजाओं का महल होगा, घर होगा? एक बात बता दो, भारत की आजादी के बाद कितने राजवाड़े इंडिया में होंगे? अगर जिसको सही होंगे या नहीं होंगे, या थोड़े थोड़े इक्का दुक्का होंगे सर, तो जिसको लगता है वो कमेंट में कर दो। 565 राजवाड़ा था। सोचो, 1947 के बाद भी भारत में 565 ऐसा स्टेट था जो राजा के अंडर चलता था। सोचो, भारत में 28 राज्य आज हैं और उसमें 565 ऐसे साम्राज्य खड़े थे 1947 के बाद भी, जो भारत में राज कर रहे थे, राजा महाराजा राज कर रहा था। सोचो उसको कैसे विलय किया गया था। विलय मतलब मिलाना, कि इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलाए थे। जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, फिर सेवन सिस्टर के कुछ पार्ट है ना, वो सबको किसी को डरा करके, किसी को प्यार से, किसी को धमका करके, किसी को लालच दे करके आप भारत के एक अभिन्न अंग में मिलाया गया, तो अब जाके भारत बना। उसी तरह से जो जर्मनी थी, फ्रांस के बगल में जर्मनी, वो पहले जर्मनी नहीं थी, इटली नहीं थी, वो कई सारे राजा महाराजा के अंडर अधीन काम कर रहे थे। जर्मनी में 300 ऐसा कुछ 300 प्लस राज्य थे, और इटली 7 भाग में बटा हुआ था। नेपोलियन के लिए बहुत आसान हो गया। नेपोलियन क्या किया, एक एक करके वो सभी राजाओं को, क्योंकि नेपोलियन की सेना बहुत बड़ी हो चुकी थी। नेपोलियन फ्रांस का राजा था। पूछा जाता है नेपोलियन कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का राजा था। और नेपोलियन, अब देखो जनता भी चाहता था, आइए आ जाइए, यूं न रह के हमें तरसाइए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो जर्मनी के, जो यहाँ पे जितने भी साम्राज्य थे, उनकी जनता भी चाहती थी कि नेपोलियन जैसा राजा हमारे साम्राज्य में आए। तो वो जितना भी फ्रांस का सेना जाता था, यानी नेपोलियन का सेना जाता था, उसका स्वागत करती थी डांस करके। बात समझ। और जब नेपोलियन जाता था तो एकदम उसका एंट्री, ग्रैंड एंट्री होता था, धमाकेदार एंट्री होता था। इटली में भी इसका स्वागत किया गया, नेपोलियन का जनता स्वागत करता था। अब भैया नेपोलियन अपने घर के लिए ठीक था, दूसरा के घर के लिए ठीक नहीं था। तो जब जनता वो सारे राजा महाराजा को हरा दिया, तो पूरा जो जर्मनी 383 भागों में बटा हुआ था, और जो इटली था वो 7 भाग में बटा हुआ था। तो वो 383 को कितना भाग में, कितना राज्य में लेकर के, चुट्टा कितना राज्य में लेकर के आ गया, 39 राज्य में लेकर के आ गया। और ये इटली को क्या कर दिया, 3 पार्ट में कर दिया। इटली को कितने पार्ट में, जो 7 पार्ट में इटली था उसको 3 पार्ट में कर दिया, और इतना सारा बड़ा साम्राज्य को 39 राज्य में करके पूरे फ्रांस में मिला लिया। इसको किसमें मिला लिया, लेकिन फ्रांस में। ठीक है, अब आगे का कहानी हम आपको बाद में बताएंगे कि आगे क्या होगा, कि जितना जर्मनी वाला लोग फ्रांस में मिला, वो नेपोलियन से नफरत करने लग गया। और क्यों नफरत किया, और नेपोलियन का क्या हुआ, क्या नेपोलियन को भी गिलोटाइन किया गया, नहीं किया गया, ये बाद में हम आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम आगे का कहानी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कमेंट कीजिए बाबू, मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया तो हम आगे ऐसे ही पढ़ाएंगे, बिहार बोर्ड तो ऐसे ही पढ़ने में मजा आएगा। फिर बुक का भी हम आपको दिखा देंगे कि देखो बुक में ऐसा है कि नहीं है। बुक में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको कहानी समझ में आना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो एकदम लाइक करो, ठोको ताली, ठोको लाइक। उसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे आगे की कहानी। अभी तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो बाबू, हंसते खेलते रहो, बहुत मजा आने वाला है, आराम से पढ़िए। ठीक है, और हाँ, क्रैश कोर्स का शुरुआत कर दिए हैं, फ्री में यूट्यूब पे क्रैश कोर्स कीजिए। विद्यार्थी में आकर के 500 का रजिस्ट्रेशन लगेगा, और अभी से क्रैश कोर्स कीजिएगा। 500 का रजिस्ट्रेशन चार्ज दे करके अभी से डायरेक्टली आप क्रैश कोर्स में लग जाइएगा। तो आप जिन बच्चा को विद्यार्थी में आकर के क्रैश कोर्स करना है, वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे फ्री में चलेगा, MCQs भी करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी। और उसके बाद फिर आप लोग क्रैश कोर्स के लिए विद्यार्थी में आकर के मात्र 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फ्री में है, 500 रुपए के लिए आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। और उसके बाद अभी से कितना महीना बचल है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीना आप क्रैश कोर्स फ्री में पड़ेगा मात्र 500 में। सोचिए, आपको 100 रुपया से भी कम आपको में हो जाएगा, 100 रुपया से भी
100 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा है, 125 रुपया महीना पे आप क्रैश कोर्स पढ़िएगा। ठीक है, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन देगा फ्री में रजिस्ट्रेशन, अगर आप हिसाब से देख लीजिएगा तो इतना से कम में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, आप आके एक बार एडमिशन करवा लीजिए बाबू, और क्रैश कोर्स में धाकड़ एकदम रिजल्ट दीजिए। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग को मतलब पास तो एकदम सब लोग बच्चा है, सब लोग इतना बढ़िया से एमसीक्यू करेगा, ऑनलाइन क्लासेस जाएगा, यहाँ ऑफलाइन में हम आप लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह दे देंगे, आप लोग का एकदम तगड़ा वाला हो जाएगा। एकदम मन से पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।